प्राचीन भारत का इतिहास। घटना चक्र। पाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, या फिर आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपाठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं मिलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वो ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, अल्हड़, जोरवे आदि आते हैं। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ हो जाता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया। पुरापाषाण काल या क्रोड उपकरण, हस्तकुठार, गंडक एवं बिदारणी। मध्य पुरापाषाण काल फलक उपकरण। उच्च पुरापाषाण काल तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरई तथा अतिपक्कम के हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर स्केपर हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुराविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास परवलम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी के सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी आर शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र में स्थित इस काल के अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली, जो कि संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टराइज पत्थरों से किया गया। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर थे तथा उनका भोजन मांस एवं कंदमूल फल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोगों से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं संग्राहक, खाद्य संग्राहक यानी कि फूड कलेक्टर था। इस काल के मानव को पशु पालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 में हुई, जब आर्किपलाड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग खोज निकाली। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे। गुजरात स्थित लखनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणों के कारण पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले। मध्य पाषाण कालीन मदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सरायनाहर और दमदमा 3 स्थलों को बताया गया है। यहाँ से हड्डी के उपकरण, आभूषण
पाए गए हैं। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में 5 मानव समाधान युग्म समाधान यानी कि जोड़े में मिले हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल यानी कि एक जगह 3 मानव कंकालों को दफनाया गया था। शेष समाधान में से एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सरायनाहर से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें यानी कि समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली और अंडाकार थी। बिंद क्षेत्र के लेखिया और शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश छत बिछत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद यानी कि मध्य प्रदेश से मिले और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रहण कर पेट भरते थे। भारत के रायसेन में भीमबेटका यानी कि ये जगह है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर पहली बार शैल चित्रकला का उदाहरण मिला है। पहली बार चित्रकला का अगर पूरे पाषाण काल में कहा जाए कहाँ मिला है तो भीमबेटका ही आता है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ। इस काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। यहाँ 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप कृषि साक्ष्य वाला स्थल, इसके पहले अगर ये ना मिले तो उस जगह पे मेहरगढ़ ही आएगा और मेहरगढ़ में 700 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। अगर संत कबीर नगर जिस प्रश्न में नहीं रहता उस जगह पे मेहरगढ़ ही सही माना जाएगा। जबकि प्राचीनतम साक्ष्य के लिए चावल स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, जहां से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि चीन के यांगतीजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। बाजरा लगभग 5500 ईसा पूर्व चीन में। सोरगम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में। राई 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 23000 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी डेरा और पीटरसन ने की थी। गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरन बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाणिक युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल में बृहदपाषाण स्मारक की पहचान की गई है। नवपाषाण काल पुरास्थल से राख के टीले यानी कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। राख के टीले अगर पूछा जाएगा तो संगनकल्लू वेल्लारी जनपद कर्नाटक उत्तर होगा। पिकली हल
उतरनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातु में सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इस कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी कैकोलिथिक कल्चर कहा गया। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाणिक युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थल खुदाई में मिले हैं। ये हैं अल्हाड़, बालाथल, बगोर, ओजियाना एवं गुलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बलाथल, ओजियाना में घरों को चारदीवारी से घेरा गया है। अल्हाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पर पक्की ईंटें भी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी है और कृष्ण लोहित यानी काले कलर के मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवादा टोली प्रमुख है। नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस से बने चौकोर वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ से मूल मृदभांड काले रंग के हैं जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है। इस मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40,000 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृदभांड की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इमाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिला, जोरवे और नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चौंदौली, सोनगांव, इमामगांव और प्रकाश और नासिक है। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात जोरवे स्थलों में गोदावरी का दाइमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है जिसमें लगभग 4,000 लोग रह सकते थे। नेवासा यानी जोरवे संस्कृति से पटसन के साक्ष्य मिले हैं। टोटीदार पात्र जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में जोरवे संस्कृति के नेवासा, दाइमाबाद, चंदौली, इमामगांव आदि पुरास्थलों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इमामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक वृत्ताकार है। इमामगांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। NCERT के अनुसार लगभग 100 ही है। ये बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पांसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल पर रहते थे। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पांडु, राजर, डीबी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई है वे हैं बिहार,
सेनुआर, सोनपुर और ताराडीह तथा उत्तर प्रदेश के खैरडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरी बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम पाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूं, चावल के अतिरिक्त बाजरे की खेती भी थी। ताम्र पाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छे से करते थे। वे कार्लेनियन, स्ट्राइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मन के गुटकियां बनाते थे। वे लोग कताई बुनाई जानते थे, वे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियों के भी साक्ष्य मिले हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल की रुई के बनाने के धागे मिले हैं। इमामगांव में कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूने से बनने वाले खिलौने, मिट्टी की मूर्तियां यानी कि टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इमामगांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं एवं वृषभ ये सूचियां हैं। वृषभ यानी सांड एक धार्मिक प्रतीक हुआ करता था। पश्चिम महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबों के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में से सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सीडेंटल बैरियर प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान यानी फ्रैक्शनल बैरियर चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गंगोरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 442 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इस स्थान से स्टेराइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा किए गए हैं। गढ़वेश्वर स्थल राजस्थान के क्षेत्रीय ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। भारत में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षक को सरकार के विभाग के रूप में गठित किया गया। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। रॉबर्ट बुशफ्रूट थे एक पुरातत्वविद और भूगर्भ वैज्ञानिक। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुराविद दोनों थे। जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की, इसलिए स्पष्टतः दोनों ही सही हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया है। उत्तर थॉमसन ने डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया है। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ डी यानी कि मध्य पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में
पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वो स्थान है आजमगढ़। निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वो स्थल है मदहा से और सराय नाहर राय से। मध्यकालीन यानी मध्य पाषाण कालीन मदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण तथा आभूषण बड़े पैमाने पर मिले हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल से संदर्भ है। ए और बी उत्तर होगा सराय नाहर राय से और मदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, उत्तर बी दमदमा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, मदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र से मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है। एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए तथा शेष में एक एक कंकाल मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। ये वही समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? उत्तर है डी नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुराविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में की गई। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ? उत्तर होगा नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, उत्तर होगा जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया जाता है। उनमें से आता है जौ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई। अनाजों के पौधे विभिन्न जंगलों घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्र में 8000 ईसा पूर्व गेहूं भी उगाया जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? उत्तर है बी लहुरा देव। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव में यहाँ करीब 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य मिले हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद के जिले बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 6500 ईसा पूर्व चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लहुरा देव रहता तो उपयुक्त विकल्प वही होता, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, उत्तर होगा मेहरगढ़ से। लेकिन अगर सिर्फ भारत में पूछा जाएगा तो उत्तर कोल्डिहवा ही होगा, क्योंकि कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में है और कोल्डिहवा भारत में। इस वजह से इसमें उत्तर जो भी है, खैर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है मेहरगढ़। नवपाषाणिक युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बी मेहरगढ़। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
भारत में पशुपालन किसी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा डी, मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्चे मैदान स्थित मेहरगढ़ में मिले हैं, जबकि प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी 7000 ईसा पूर्व, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि लगभग 4000 ईसा पूर्व 35 ईसा पूर्व। सही उत्तर होगा निम्नलिखित में किस स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन प्रमाण मिले हैं? सी, बागौर। मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसे चार कोथलिक युग भी कहा जाता है? चार कोथलिक युग ताम्रपाषाण कालीन युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चार कोथलिक यानी कैलकोथलिक युग भी कहा जाता है। अल्हाड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर ए होगा। ए में आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे। तीसरा सही है, धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और इसमें चौथा सही है, यहाँ लाल रंग के मृद्भाण मिले हैं जिन्हें सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। आहाड़ सभ्यता के बारे में यही क्वेश्चन का आंसर होगा। आहाड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल था। आहाड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे। आहाड़ एक अन्य नाम ताम्बवती यानी तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं बना सकते थे। धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यहाँ काले रंग के मृद्भाण प्राप्त हुए हैं जिस पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। निम्न में से किस एक पुरास्थल को पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा बी, मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? उत्तर होगा एच.डी. सांकलिया ने। नवादा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान हुई है बी, यानी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नवापाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा थी। इस समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित है बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पीठ संकीर्ण, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहर। राख का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? उत्तर होगा संगनकल्लू। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण है। इन गुफाओं से जीवन में विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी हैं, सांभर, हिरन के चित्र मिलते हैं। अब तक लगभग 700 शरणास्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 चित्र पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है बी, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर होगा डी, अब्दुल्लागंज, रायसेन। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरावेत्ता ने पहली बार भीमबेटका को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? उत्तर होगा बी.एस. वांकर। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित प्रागैतिहासिक भीमबेटका शैल चित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1857 में बी.एस.
वांकांकर ने की। यूनेस्को ने भीमबेटका को चित्रों के लिए भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। भीमबेटका की खोज करने वाला था डॉक्टर विष्णु वाकणकर। गैरिक मृदभांड यानी OCP का नामकरण हुआ। उत्तर होगा हस्तिनापुर में। गंगा यमुना की दोआब संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपनी अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गिरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैर मृदभांड प्राप्त किया और इसका नामकरण किया। ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोगों को दफनाने महाराष्ट्र के मृतक को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखा जाता था? उत्तर है उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के निवासा दैमाबाद, कौठे, चंदौली, इमामगांव आदि पुरस्थलों में घरों से मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण। अस्थि कलश में मुख्यतः बच्चों को रखा जाता था। उत्तर से दक्षिण स्थिति में घर के फर्श के नीचे दबाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी शव मिला है? उत्तर है बुर्जहोम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में यानी कि कब्र से मिला है। गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर यहाँ भी प्रमुख विशेषता थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया? बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर होगा बुर्जहोम से। निम्नलिखित में युग्मों पर विचार कीजिए। बुर्जहोम, चंद्र के केतुगढ़ और गणेश्वर। उत्तर होगा डी, केवल 2 और 3। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा काल के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्यता विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी, पेचदार सिर वाली ताम्र पागराण, मछली पकड़ने वाला कांटा, मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय के सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? उत्तर है डी, लिखिया। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लिखिया के शिलाश्रय में एक मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ सुरक्षित हालत में हैं और कुछ छत में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन यूनिवर्सिटी के जॉन R लुकास के अनुसार लिखिया में 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा ने सराय नहर की खुदाई के बाद ये अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित किस मंत्रालय के संलग्न कार्य करता है? उत्तर है संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1814 से 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय मानव संग्रह कहाँ है? सी, भोपाल। भारतीय मानव संग्रहालय निम्नलिखित में भोपाल में है, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी संग्रहालय
कर दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसका नाम जो बदला हुआ है, इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। दोस्तों, अगला चैप्टर होगा सैन्य सभ्यता एवं संस्कृति। अगला चैप्टर अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और लाइक करके ही जाइएगा।